भारत में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए हैं। पटना में राजभवन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपने के कुछ घंटे के बाद ही 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। फिर मीडिया को बताया कि सभी दलों को एक साथ हमने लाया, लेकिन वहां जो भी चल रहा था बहुत स्लो था और उससे मन में दुख था। अब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हमने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है। नीतीश का जाना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें और यहां नीतीश के साथ रहते इंडिया गठबंधन बीजेपी को एक मजबूत चुनौती देने की स्थिति में दिख रहा था। ये इंडिया गठबंधन के लिए पहला झटका भी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में स्पष्ट कर दिया था कि वो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है? क्या मोदी की चुनौती अब और मजबूत हो गई है? विपक्ष इसके सामने बेबस नजर आ रहा है और 2024 में तीसरी बार बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल है स्ट्रेट टॉक के जो कि इस विशेष राजनीतिक घटनाक्रम के बाद निकलकर सामने आए हैं और लगभग इस पर सभी हलकों में व्यापक विमर्श, व्यापक चर्चाएं हो रही हैं। सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के सवाल है कि बीजेपी से नीतीश का गठजोड़ कितना मजबूत माना जाए, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कभी इधर कभी उधर होते दिख रहे हैं। बीजेपी और जदयू को बिहार में लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, अब इसके बाद से क्या तस्वीरें हैं, राजनीतिक हलकों में क्या चर्चाएं हैं और तेजस्वी यादव के सहारे बिहार में विपक्ष कैसा चुनावी चुनौती देता हुआ दिख रहा है, उसका चुनावी प्रदर्शन कैसा रहेगा, इंडिया गठबंधन का भविष्य अब पूरे के पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए क्या हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। पटना से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं हेमंत कुमार जी। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और आत्मजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और शुरुआत हेमंत सर आपसे ही कि पटना में कुछ दिनों से जो तेज राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी उसका परिणाम तो यही आना था, क्योंकि ललन सिंह जब जदयू से हटाए गए थे अध्यक्ष पद से, तो भी मीडिया में जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी वो भी पुष्ट हो गई थी और अब भी सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया जो भी बातें करता रहा वो दोबारा से पुष्ट हो गई। हेमंत सर जी। नेहा जी, जो आशंकाएं जताई जा रही थी उसकी पुष्टि हुई। नीतीश कुमार निकल गए इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ लिया। और ये नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि पलटू राम ने फिर पलटी मार ली जी। लेकिन इसके साथ एक बात यह भी है कि सिर्फ नीतीश कुमार ने ही पलटी नहीं मारी है, बल्कि बीजेपी ने भी पलटी मारी है। और ये उनके साथ अमित शाह भी ने पलटी मारी है। तो ये चीजें साफ साफ दिख रही है कि जो पलटी मार की जो कहानी है उसमें कई किरदार हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के बाद क्या भविष्य होगा इंडिया अलायंस को के पीछे नीतीश कुमार एक सूत्रधार माने जा रहे थे, लेकिन ये जो दांव लगाया था कांग्रेस ने इन पर, मैं समझता हूं कि एक रणनीतिक गलती कांग्रेस ने की। ये दांव नीतीश कुमार पर नहीं लगाना चाहिए था। सोनिया गांधी को खुद इसकी अगुवाई करनी चाहिए थी, और अगर वो अगुवाई करती तो ये ज्यादा वायबल, ज्यादा मजबूत और ज्यादा विश्वसनीय होता। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता किस तरह से गिरी हुई है इसको इस रूप में आप देख सकती हैं कि जब नीतीश जी उधर गए हैं तो उनको लेकर के एनडीए के जो एलाइज हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसमें चिराग पासवान हैं। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो काफी एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि जब शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दौरान उपेंद्र कुशवाहा पटना से बाहर निकल गए थे और काराकाट जा रहे थे, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे लोकसभा का। जेपी नड्डा ने उनको फोन करके
वापस बुलवाया। कहीं ना कहीं वहां पर जो धड़े हैं एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें भी मनमुटाव नीतीश के लौटने के बाद और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखने लगे। हेमंत सर, आप चिंता जता रहे हैं कि वापसी तो हो गई है, लेकिन ये वापसी जो है कितना एकजुट रह पाएंगे या फिर आगे सीटों को लेकर एनडीए में किस तरह से खींचतान भी देखने को मिलेगी। आत्मजीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या नीतीश से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था? ममता गुस्सा दिखा रही थी, नीतीश बाबू भी गुस्सा तो दिखा रहे थे, लेकिन ऐसी कल्पना तो नहीं की गई थी कि एनडीए में वापसी हो जाएगी, या ये शुरुआत से ही कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो रही थी जिसके आगे नीतीश बाबू नतमस्तक हो गए? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं, थोड़ा मामला पृष्ठभूमि में लेके जाऊंगा जी। नीतीश कुमार ने 2017 के बाद कम से कम 3 या 4 बार दल बदल किए हैं। पहले उनकी बीजेपी के साथ 4 सरकारें बनी, 3 सरकारें बनी। 2017 में वो आरजेडी गठबंधन के साथ आए, फिर 2020 में फिर उन्होंने गठबंधन छोड़ा, और 2022 में फिर वो आरजेडी के साथ आए, बीजेपी के साथ टाई अप हटा के, और 2024 में फिर वो बीजेपी में चले गए। तो 9वीं बार वो चीफ मिनिस्टर बने। 9 बार के कार्यकाल में 3 बार वो महागठबंधन के साथ रहे हैं, और 5 दफा वो एनडीए और बीजेपी के साथ रहे हैं। मामला ये आ जाता है कि जब वो आरजेडी के साथ भी थे 17 महीने के लिए, और तेजस्वी यादव ने जब स्कीम निकाली थी 2 लाख लोगों को, शिक्षार्थियों को जो है पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरियां मुझे देनी है अगले 2 साल में। तो नीतीश कुमार का एक सवाल था कि पैसा कहां से आएगा, इसको फंड कैसे करोगे, क्योंकि कह देते हो 2 लाख नौकरियां दोगे तो पैसा कहां है स्टेट के पास। तो उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जब जाति जनगणना कराई नीतीश कुमार ने, और उसके बाद उसका इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ, और उन्होंने फिर 95 लाख परिवारों को रिकॉग्नाइज किया कि ये जो 95 लाख परिवार हैं, जिसमें करीब 4.5 पौने 5 करोड़ लोग आते हैं, तो ये लोगों को जो है 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देनी जरूरी है, और 1 टाइम उनको सह रोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा। तो कोई अपना रोजगार खोल लेंगे, कोई अपना बिजनेस कर लेंगे, जिससे उनका जीवन यापन चलेगा। अब मामला ये जाता है कि जब 2 लाख लोगों को नौकरी देके तनख्वाहें देने का सवाल जब नीतीश कुमार ने खड़ा किया, जब तेजस्वी यादव ने रिक्रूटमेंट्स की, तो फिर ये जो 2 लाख रुपए का अनुदान है जिसकी 25% पेमेंट इमीडिएट जानी है, तो ये पैसा कहां से आएगा? तो कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर था कि जो मैंने ये स्कीम लागू कर दी है, इसका पैसा मुझे सेंटर से कैसे मिलेगा, या मेरा इसका पैसा मुझे टाइम पे नहीं मिलता है, स्टेट के पास इतना राजस्व नहीं है, और सेंटर की मदद के बगैर ये सपना जो है मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं इसी वजह से तो कोई उन्होंने बीजेपी के साथ वापस उनको नहीं जाना पड़ा। एनडीए ने कहा होगा कि ठीक है, मोदी साहब ने कहा होगा कि तुम नई स्कीम जो है तुमने लॉन्च की है, ये सोशल जस्टिस फॉर्मूले को तुम हमारे साथ जोड़ लो। उससे क्या होगा, 2 बातें होंगी कि इंडिया गठबंधन का जो सोशल जस्टिस का फॉर्मूला है, जो वो बाकी स्टेटों में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अंकुश लग जाएगा, और एक परसेप्शन बन जाएगी कि सबसे बड़ा नेता इंडिया गठबंधन का, जिसने इंडिया अलायंस की परिकल्पना की और उसको पटना में मीटिंग करके सबको साथ जोड़ के और उसको करना चाहा, तो उसी को वही जब इंडिया अलायंस छोड़ के चला गया, जब ग्रुप एडमिन ही छोड़ के चला गया, तो उस ग्रुप का क्या करेंगे आप? तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात, नीतीश कुमार ने जब ये इंडिया अलायंस बनाया था, तो उनका विषय, तो उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनको वापस एनडीए में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा उनके तमाम बयानों में उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा। और अमित शाह ने गुस्से में ये भी कहा था कि हमारे दरवाजे हमें जो है नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। तो सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि ये चोर दरवाजे के थ्रू मरी हुई आत्मा कैसे पहुंच गई वापस एनडीए में। तो कुछ मजबूरियां उनकी फाइनेंशियल रही होंगी कि स्टेट आगे कैसे चलेगा, और कुछ बीजेपी चाहती थी कि इंडिया अलायंस का जो नैरेटिव है, जिसको वो इंडिया अलायंस बोलते हैं, क्योंकि जब इंडिया अलायंस में उन्होंने भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उनको लगा कि हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं इस अलायंस को, कि हमें इंडिया वर्ड यूज करने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने फिर उसको इंडिया अलायंस कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो अफेक्टेड थे उससे। और अगर उसको पॉलिटिकली आप देखें ग्राउंड रियलिटी में, तो ग्राउंड रियलिटी में अगर आप देखें तो 7% 8% वोट से ज्यादा नीतीश कुमार के पास है नहीं लोकसभा इलेक्शन के लिए। उनके पास 40 एमएलए हैं, पर वो 7% वोट के लिए वो एनडीए अलायंस में नहीं लिए गए। एनडीए तो अगर मान लीजिए राम वे पे अगर इलेक्शन जीता जाना ही पॉसिबल होता, अगर जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम हुआ है, तो एनडीए अलायंस को इस समय नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इंडिया अलायंस को ब्रेक करना चाहते थे और सिरे से उनको देश भर में खारिज करना चाहते थे। और नीतीश कुमार की तमाम चर्चाएं
जो थी पूरे देश में हो रही थी कि वो एक कुर्मी नेता हैं, वो फूलपुर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो बनारस में भी मोदी जी की सीट पर उनको जो है वो कंपटीशन दे सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा स्टेटस बना दिया गया इंडिया अलायंस में, क्योंकि उसका उन्होंने उसकी स्थापना की थी, और उसके बाद अगर वही निकल जाएंगे तो फिर नैरेटिव बचेगा क्या। तो एक तीर से दो निशाने किए बीजेपी ने। एक तरह से उनको एनडीए में वापस ले लिया, और दूसरा चीज ये है कि आप देखते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जब भी बीजेपी टाई अप करती है तो धीरे धीरे उसी में तोड़ करके, उसी में काट करके उस संगठन को खत्म कर देती है। तो आरजेडी के साथ तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तो उनके पास बचे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को उन्होंने भी हाल फिलहाल के लिए ले लिया है लोकसभा में। असेंबली इलेक्शन आते आते हो सकता है कि उनको खत्म ही कर दें। बिल्कुल खत्म तो हो जाएंगे। तेजस्वी ने जो बात कही है, हेमंत सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई में पॉलिटिकल सुसाइड है नीतीश कुमार ने कर लिया है? तेजस्वी का दावा है कि 2024 के बाद नीतीश की पार्टी बचेगी ही नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव जो कुछ कह रहे हैं उसमें तथ्य है, वो ऐसे ही नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की जो दुर्गति हुई, उसको उनके पीछे चिराग पासवान को लगाया गया, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे गए, बीजेपी की ओर से उम्मीदवार भेजे गए, वो सारे उम्मीदवार फिर से वापस बीजेपी में चले गए। तो नीतीश जी की पार्टी का बंटाधार तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हो गया था, और उसके बाद जो वो बचे हुए थे तो उसमें आरसीपी के जरिए और उसको तोड़ने की कोशिश की गई। संयोग था कि आरसीपी को इन लोगों ने निकाल बाहर किया, वो बाहर चले गए। अब जो पार्टी जो इनकी बची हुई है, तो नीतीश कुमार किसी फंड क्रंच की वजह से, कि फंड नहीं है इस वजह से उनके साथ चले जाएंगे तो पैसा मिलेगा स्टेट को, ये सब कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार इसलिए उनके साथ गए हैं कि जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं आज की तारीख में, जो उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं और जिनसे सलाह लेकर नीतीश कुमार बहुत कुछ करते हैं, तो वो एक एक ऐसा गिरोह है कि वह गिरोह सामाजिक न्याय की लड़ाई को डिरेल करने के लिए और ये नरेंद्र मोदी जी के पूरे कैंपेन को, नरेंद्र मोदी जी के जो अभियान है कि अब की बार 4 साल, उस अभियान को पूरा करने के लिए वो उनका एक गठजोड़ था। और उसमें एक बड़ी कड़ी थे हरिवंश जी, जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, और उनको नीतीश कुमार ने छोड़ रखा था अभी तक। वो अपने आप में समझ से परे बात थी कि नीतीश कुमार ने उनको क्यों छोड़ा हुआ था। इसलिए छोड़ा हुआ था कि एक बैकडोर चैनल वो करना चाहते थे बातचीत के लिए, और जो उनकी रवायत है, जो उनकी फितरत है, जो जिसके जरिए वो लगातार पलटते रहते हैं। तो इस बार भी वो पलट गया, और उनको पलटने में उनके जो सलाहकार हैं, जो उनका पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, जो अर्थतंत्र जो उनका देखते हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल थे। और ये ऐसे लोग हैं जिनका सामाजिक न्याय से कोई कमिटमेंट नहीं है। नीतीश कुमार का मसला अलग है, लेकिन नीतीश कुमार आज की तारीख में वो बहुत कुछ अपने स्तर से निर्णय लेने वाले में नहीं है, और उनको ये सलाहकार मंडली जो है वो इनको प्रभावित करती है। ये दिखता है कि बिहार में बीजेपी और जदयू एक मजबूत गठजोड़ और जनता के सामने एक बेहतर विकल्प, जो आरजेडी के साथ जदयू नहीं दे पा रहा था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना मजबूत समझ रहे हैं आप इसे? देखिए नेहा जी, ये चीज समझने के लिए थोड़ा इस बात को देख लीजिए कि बीजेपी क्यों परेशान थी नीतीश कुमार को लेकर के। बीजेपी लगातार चाहती थी कि बिहार में जो उसके हाथ से सत्ता निकल गई थी, नीतीश कुमार निकल गए थे, तो उनको वापस लिया जाए। और उसकी परेशानी, बीजेपी की परेशानी थी कि जो नैरेटिव बन रहा था बीजेपी के खिलाफ, वो ये था कि जैसे इन लोगों ने जाति सर्वेक्षण करवाया, उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हुई वो नौकरियों का मामला है। आप देखिए कि जो नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी के जवाब में कहा करते थे कि बाबू पैसा कहां से लाओगे, तुम्हारे बाबूजी जो जेल गए हैं जिन कारणों से, क्या वहीं से पैसा आएगा, ये उनका कटाक्ष था। तो नीतीश कुमार को ये कहते रहते कि पैसा नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन तेजस्वी ने ये कर दिखाया उनके साथ रह करके। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, और सामाजिक न्याय का नैरेटिव है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया ये है, तो ये जो पूरा नैरेटिव है बीजेपी को बहुत भारी पड़ रहा था। तो अंक गणित के लिहाज से भी देखेंगे, जो ये गठजोड़ था ये काफी बिहार में बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूत था। और दूसरा नैरेटिव था, वो नैरेटिव उनके खिलाफ जा रहा था, क्योंकि ये मोदी जी ने तो कह दिया था कि हमारी नजर में तो बस कोई जाति नहीं है, वो तो हम तो अमीर और गरीब की जाति देखते हैं, गरीबी मेरे लिए जाति है। तो
ये जो पूरा ये कहने की मजबूरी उनकी क्यों आई, क्यों वो ऐसा कह रहे थे? उनको लग रहा था कि नीचे चीजें जा रही है और ये हमारे खिलाफ चली जाएंगी, तो उनकी चिंता थी कि किसी तरह बिहार में सत्ता वापस ली जाए। और इसके लिए जो मैं कह रहा था पहले कि जो नीतीश कुमार के साथ जो लोग रहने वाले लोग जो है, जिनकी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के प्रति बिल्कुल नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता वैचारिक लेवल पर वो संघ और बीजेपी के करीब रहने वाले लोग हैं, और वो एक ऐसी मंडली है जो कभी नहीं चाहती है कि सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हो। तो इन लोगों ने नीतीश कुमार को कन्विंस किया, और वो बैकडोर चैलेंज चल रहा था जो नीतीश कुमार उधर गए। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार का बिहार के विधानसभा चुनाव में तो जो दुर्गति उनकी की गई थी बीजेपी के जरिए, वो तो हो ही गई। अब जब वहां गए तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि उनको वहां मजबूत करेगी। बीजेपी चाहे नीतीश कुमार जितना जल्दी फिनिश हो जाए, और ये फिनिश करने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर के और सीट देने के समय जो कुछ होगा वो देखने लायक होगी कि नीतीश कुमार को किस हैसियत में वहां रखा जाता है। और दूसरे कि चिराग पासवान का इस्तेमाल इस बार नीतीश कुमार के लिए किस तरह किया जा सकता है। चिराग पासवान की नाराजगी जग जाहिर हुई है, और उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी के बारे में मैंने बताया। तो बीजेपी तक भी बहुत सारा अंतर्विरोध है, और ये अंतर्विरोध इतना ऐसा है जिसको बहुत जल्दी ये रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये अंतर्विरोध अभी कायम रहेगा, क्योंकि कल दिन में उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि बीजेपी को यह तय कर लेना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार दोबारा पलटी नहीं मारेंगे। तो ये जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, बाद में उपेंद्र कुशवाहा से बहुत रोजी बयान दिलवाया गया उनसे। उसके बाद चिराग पासवान अंग्रेजी में बोलते हुए नजर आए, क्योंकि वो हिंदी में बोलने में मुझे लग रहा था कि शायद उनको लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो अंग्रेजी में बोल करके और वो निकल गए। तो ये जो वहां स्थिति है नीतीश कुमार की वापसी के बाद, आज जो सम्राट चौधरी का अभी 1 घंटे पहले का एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जन्म ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी चापलूसी है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लग रहा था नीतीश कुमार के साथ जो इन लोगों का व्यवहार था, विजय सिन्हा का, सम्राट चौधरी का, इसको कैसे कवर अप किया जाए, अब उस पर कैसे पर्दा डाला जाए। तो चापलूसी की तमाम हदें पार करके ये सब कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और चिराग पासवान, तो यहाँ पे तो मुझे जो पूरी तस्वीर है, सिर्फ नीतीश बाबू को पलटी राम की संज्ञा क्यों दी जा रही है? फिर ये सम्राट चौधरी, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन सबको पलटू राम की जो है उपाधि या संज्ञा दी जा सकती है? आत्मजीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये जो हेमंत सर ने बात कही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी ने वो कर दिखाया, और जनता को क्योंकि सब कुछ पता होता है कि मेरे लिए, हमारे अधिकारों के लिए किस नेता ने ज़्यादा जोर लगाया, अगर ये मीडिया में सामने आ चुका है तो जाहिर सी बात है जनता को भी पता है। क्या लोकप्रियता तेजस्वी की भारी पड़ रही थी, इसलिए नीतीश ने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है, वहाँ पे चले जाते हैं, और अब इसी आधार पर तेजस्वी जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं, और विपक्ष को तेजस्वी के सहारे बिहार में कोई उम्मीद बाकी? देखिए, जो सरकार होती है वो हमेशा जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी को गवर्नर को बुलाना चाहिए, पहले इनवाइट देना चाहिए, न्योता देना चाहिए कि अगर आप सरकार नहीं बना सकते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है जी। ये हमारे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा है जो अब तक फॉलो होती आई है। पर आपने देखा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की गई, और 22-23 एमएलए को खरीद के मध्य प्रदेश में पहले सरकार बदली गई, जेडीएस के साथ बना के फिर कर्नाटक में सरकार बदली गई, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर सरकार बदली गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायालय का आदेश है, जिसमें उन्होंने स्पीकर को कहा कि आप इसमें तुरंत फैसला कीजिए कि क्या करना है जी। और बिहार में भी कुछ इस तरीके का काम किया गया कि 40 एमएलए 45 एमएलए वाली पार्टी को अपने पास ला के और फिर आरजेडी और उनका टाइप जेडीयू का खत्म कर दिया गया। तो संविधान की मर्यादा तो पालन हो ही नहीं रहा है। और जहां तक रही बात पलटी राम की जो आपने कहा, तो ये बात सही है कि अगर आप स्मृति ईरानी के पिछले वीडियो देख लें जब उन्होंने बाइट दी थी, या उसमें आप सम्राट चौधरी की बात पकड़ लें कि मैं पगड़ी जो है तभी उतारूंगा जब मैं बन जाऊंगा, जब मैं इनको हटा दूंगा वहां से, और जब अमित शाह ने कहा कि इनके लिए दरवाजे बंद है, और जेपी नड्डा के भी बयान है, उसमें तमाम बीजेपी के लीडरों के बयान है जिसमें नीतीश कुमार को खूब कोसा गया, गाली दी गई। और उसके बाद अगर नीतीश कुमार जैसे कि कहते हैं कि थूक के चाटने वाला काम किया उन्होंने, तो एक तो जैसे हेमंत जी ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि उनकी जो लॉबी है, जो उनके आसपास के लोग हैं या उनके फाइनेंसर हैं, जब ईडी की रेड शुरू होती है तो उनपे भी जाती है।
तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब अपना काम करती है, सीबीआई अपना काम करती है, तो फिर आदमी जो है उसको वो फैसला लेना पड़ता है। वो फाइनेंसर कहते हैं कि भैया देख लो, अगर तुम्हें अपनी पार्टी चलानी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपने पे इल्जाम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सब बातें तो देखिए पर्दे के पीछे होती ही हैं। पर मुद्दा ये भी है कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि उनको इंडिया अलायंस छोड़ के जाना पड़ा। मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल लेवल की और बीजेपी के साथ टक्कर में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी निकली हुई है, कांग्रेस को चाहिए था कि नीतीश कुमार को अगर कन्वीनर बना देते जब वो उन्होंने बनाया था इंडिया अलायंस, तो उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। उनका रास्ता छोड़ रखा था इंडिया अलायंस में, और जब उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई चेयरमैन वेयरमैन नहीं बनाया, आप खड़गे साहब को बना दीजिए। अब बात यह आ जाती है कि जब ममता बनर्जी से बात करनी थी, जब अरविंद केजरीवाल को लेके आना था, जब बीजू पटनायक के अपना नवीन पटनायक के पास जाना था या हेमंत सोरेन से जाके बात करनी थी, तब तो सारा काम नवीन पटनायक, तब तो सारा काम जो है आपका ये कर रहे थे आपके बिहार के सीएम। तो अब जब उसमें जब इंडिया अलायंस बन गया, तो उसमें फिर जब ममता ने ये कह दिया, ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि खड़गे साहब को जो है वो कन्वीनर बना दीजिए या चेयरमैन बना दीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स हुई है। क्योंकि ममता नहीं चाहती थी कि इंडिया अलायंस जो है 1:1 की लड़ाई लड़े। 1:1 की लड़ाई में ममता बनर्जी को भी बहुत बड़ा नुकसान है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो नहीं चाहती सीपीआई सीपीएमएल के साथ वो एक मंच पे खड़ी हो। उनको पता है उनकी 35-40 सीटों पे उनका नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली अरविंद केजरीवाल भी पहले कतरा रहे थे कि मैं अगर दिल्ली में इनसे टाइप करूंगा तो मुझे हरियाणा में सीटें नहीं मिलेंगी, और पंजाब में तो वो बिल्कुल ही टाइप नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास क्लियर मैंडेट है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अकेले इलेक्शन लड़े। और शायद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में। तो फिर इंडिया अलायंस जो बना वो तो एक लूजली हेल्ड अलायंस है। इसमें तो ये है कि जिस स्टेट में आपको फायदा लग रहा है वहां आप गठजोड़ करके आप इलेक्शन लड़ लीजिए, और जिस स्टेट में आपको लग रहा है कि नुकसान होगा वहां आप अपने अलग अलग इलेक्शन लड़िए। तो इलेक्शन आते आते कहीं ऐसा ना हो कि 150-100-150 सीटों पर ही अलायंस रह जाए और बाकी सीटों पर जो है सब अपना अपना देखें, सब अपनी अपनी डपली, और वो एक नेशनल नैरेटिव गढ़ पाने में एक बड़ी नाकामी होगी। आत्मजीत सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या तेजस्वी को जिस क्रेडिट की बात हेमंत सर कर रहे थे, क्योंकि मीडिया में ये है कि उनकी ही चुनौतियां थी और उन्होंने इसे काफ़ी हद तक जो है हकीकत में भी बदला, तो क्या बिहार की जनता जो इसके लिए जानी जाती है कि वहाँ पर हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलता, वहाँ समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय को जो है प्रबलता से प्रमुखता दी जाती है, तो ऐसे में क्या तेजस्वी एक उभरते हुए युवा नेता और इसी के सहारे विपक्ष की नैया जो है पार लग सकती है? देखिए 17 महीने के कार्यकाल में आरजेडी और जेडीयू की जब सरकार रही तो ऐसा कुछ तेजस्वी यादव ने कहा नहीं, या नीतीश कुमार को पूरी इज्जत दी गई। आप कभी भी किसी भी बाइट को देख ले तो तेजस्वी यादव हमेशा नीतीश कुमार के पीछे खड़े मिले। उन्होंने कभी भी उनको लीड करने की कोशिश नहीं की और पूरा इज्जत सम्मान दिया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही तरीके से काम किया और पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई अपनी एज में। और जब 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 3-4 मुद्दों पे काम किए, जैसे सड़कें ठीक करने का, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, हायर एजुकेशन के मुद्दे पे, जिस तरीके से शिक्षार्थियों की भर्ती को लेकर, स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कंडीशंस को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने और भी चीजों पे बात की कि जिसमें रोजगार के साधन उत्पन्न हो और कम से कम 10 लाख नौकरियों का 2025 तक का उन्होंने रोड मैप दिया। तो कहीं ना कहीं देश का बेरोजगार, स्टेट का बेरोजगार, बिहार का बेरोजगार, बिहार का यूथ उनके साथ जुड़ा, और एक तरीके से उनको ऐसा लगा, उनमें छवि नजर आई कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से काम करते थे, तेजस्वी यादव उनके असली उत्तराधिकारी हैं। और आरजेडी के पास क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलएस हैं और मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स के वो हमेशा जो है कवायद, मतलब उनकी पार्टी जो है मुस्लिम यादव वोट की एक पहले से ज्यादा नजर आता है। जी तो 30-32% वोट जब उनके पास सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में उनको होप नजर आई। और नीतीश कुमार कहीं इसी वजह से उनको वापस एनडीए में जाना पड़ा कि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव का जो तेज है वो उनको सुपरसीड कर जाए। एक वजह वो भी रही होगी, और दूसरी वजह जैसे कि मैंने आपको बताई, जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई आईटी का इस्तेमाल करके उनके लोगों को, उनके फाइनेंसर्स को या उनके लोगों को डराया जा रहा था। और तीसरी बात जो हेमंत जी ने कही कि उनकी एक उनके पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो समाजवाद विचारधारा के समर्थक नहीं हैं, वो हैं तो जेडीयू के मेंबर, पर वो कोशिश ये रखते हैं कि सत्ता में जो हो
उसके साथ टाई अप करके रखा जाए। आरजेडी पार्टी में ऐसा नहीं है, सामाजिक न्याय के नाम पर आरजेडी पार्टी ज्यादा प्रतिबद्ध लगती है, तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव का ज्यादा अच्छा फ्यूचर है आने वाले समय में बिहार के लिए। जी हेमंत सर, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बिहार में अब जब एनडीए में जदयू शामिल हो गया है तो एजेंडा क्या हिंदुत्व का रहेगा या फिर समाजवादी सामाजिक न्याय का? हेमंत सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये आपका प्रश्न में नहीं पा रहा हूं ठीक से। मेरा ये वाईफाई क्वालिटी बहुत पुअर आ रहा है, इससे मुझे लगता है कि आप जी नहीं मिल पा रही। जी हमारे साथ बने हुए आत्मजीत सर, मुझे लगता है कि उनके यहाँ संपर्क टूट रहा है, बार बार तकनीकी समस्या सामने आ रही है। आत्मजीत सर, क्या बिहार में फिर हम ये समझे कि जदयू एनडीए में वापस जाना हिंदुत्व का एजेंडे पर यहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ती दिखेगी, या फिर उसी प्लॉट पर जिस पर नीतीश पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं वहां पर बीजेपी के सुर बदल जाएंगे? देखिए, बीजेपी के सुर तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर आप बीजेपी को लें तो बीजेपी एक्सट्रीम राइट पार्टी है। आपने देखा आज भी उन्होंने मथुरा में ज्ञानवापी के मुद्दे पर और मथुरा मस्जिद के मुद्दे पर उन्होंने साफ कह दिया, उनका बड़ा गिरिराज का भी एक बयान आया और किसी और का भी बयान आया है कि मथुरा और काशी में जो है अब ज्ञानवापी के मुद्दे पर, मथुरा के मुद्दे पर मंदिर बनना चाहिए। अब चूंकि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, किस तरीके से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या ऑर्डिनेंस ला के उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चेंज किया जाएगा या उसमें अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी, और जिस तरीके से आज सीए को लेकर एक बिल जो पिछले 8 साल से पारित है उसको 2024 में इंप्लीमेंट करने की जो आनन फानन में कवायद की जा रही है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी हिंदुत्ववादी सोच को ही बढ़ावा देता है, उसी में आग का घी का काम करता है। तो अब देखना यह है कि अगर राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा तो कुछ स्टेटों में सीए का मुद्दा चलेगा, और सीए का मुद्दा नहीं चलेगा तो यूपी में ज्ञानवापी और काशी पे जो है मथुरा और काशी पे जो है बात चलेगी, और अगर काशी और मथुरा पे बात चलेगी तो एक बड़ी लंबी फेवरेट लिस्ट है जिसमें तमाम मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने का जो एक लिस्ट बना रखा है बीजेपी ने, उनका हेट प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो नहीं तो उसके बदले चलेगा। तो उनके पास तमाम चीजें हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि डेली 22 जनवरी के बाद डेली एक नया नरेशन आ रहा है, एक डेली नई बात आ रही, तो हो सकता है कि बीजेपी इसमें और भी कुछ चीजें लेके आए। आप देखिएगा डेली कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। आनंद फानन में जिस तरीके के रूल्स इंप्लीमेंट, तो हिंदुत्ववादी सोच से तो यह करेंगे, तो बिहार में कैसे नहीं करेंगे? ठीक है, नीतीश कुमार है, उनका 6-7% वोट है, उनको उतना चाहिए था, इंडिया अलायंस की उनको कमर तोड़नी थी, वो तोड़ चुके हैं, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2025 का इलेक्शन अभी दूर है और बिहार का जो स्टेट इलेक्शन है वो पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ तो अभी होना नहीं है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 की लड़ाई जो है वही उनके प्राइमरी माइंड में थी, और उसी वजह से उन्होंने जो है इनको नीतीश कुमार की जेडीयू को पुश किया कि वो वापस एनडीए गठबंधन में आ जाए, क्योंकि जो समाजवादी सोच का या जो सोशल जस्टिस का बात थी, और जो एक आर्थिक, राजनीतिक और सोशल जस्टिस पे कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, उसको इररिलेवेंट करने के लिए ही ये सब काम किया गया है। जी, अब क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में भी प्रवेश करने वाली है, तो फिर ये बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि वो प्यार और वो जो है भीड़ समर्थन, जन समर्थन तेजस्वी ही जुटा पाने में कामयाब होंगे या तेजस्वी मंच पर दिखेंगे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है राहुल गांधी के साथ। आज बिहार में इनफैक्ट एंटर कर चुकी है, आज शाम 5 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा एंटर कर चुकी है, और चौंके पृष्ठभूमि रही है वो महात्मा गांधी की भी पदयात्रा बिहार से निकली थी, तो राहुल गांधी इसको कहीं ना कहीं गांधी फिलॉसफी से, गांधी पॉलिसी से जोड़ के चल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस देश को बचाना है तो महात्मा गांधी की तरफ दोबारा देखना पड़ेगा, चंपारण की तरफ दोबारा देखना पड़ेगा, सत्याग्रह यात्रा की तरफ दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि देश में फिरका परस्ती अगर आएगी तो देश की माइनॉरिटी कैसे बचेगी, देश का जो सेकुलर ढांचा है वो कैसे बचेगा, देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा। और जगन्नाथपुरी में आपने देखा, पुरी में आज खड़गे साहब की भी एक मीटिंग चल रही थी, और वो संविधान लोकतंत्र को लेके उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि अगर 2024 में आप अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे ठीक से तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, आप दोबारा वोट भी नहीं डाल पाएंगे, और पुतिन की तरह हर बार मोदी अपने आप को रीइलेक्ट कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी खतरा है कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन को और देश की जो चारों स्तंभ है, जिस तरीके से उनको उनके नॉर्म्स को वायलेट किया गया है या उनको ध्वस्त किया गया है, तो आने वाले समय में ये
बातें और भी बढ़ सकती हैं। और जनमत का और मत का तो एक एजेंडा जो है वो सिर्फ ऑन पेपर रह गया है कि आप वोट डालिए, आप जनमत को लेकर अपनी सरकार बनाइए, आप जन जागरण के लिए काम करिए। पर उस जनमत का कितना, ये आजकल के नेता हैं, अगर मान लो उनको मेजॉरिटी मिल जाती है या उनकी सरकार बन जाती है, उसके बाद वो कितना जनमत का जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी, उसको किस तरीके से देखते हैं। तो जिस तरीके से सरकार तोड़ी बनाई जा रही है, एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जनमत को लेके बड़ा सीरियस है। वो तो सिर्फ चाह रहे कि आप वोट कर दीजिए, और 2024 के बाद ये भी हो सकता है कि आपका वोट आपके फोन से ही जाए, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा ईवीएम पे बटन दबाने के लिए। तो ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका ये मानना है कि 2024 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, इस देश का संविधान नहीं बचेगा, और इलेक्शन जिस तरीके से हो रहे हैं पिछले 70-75 साल से, अमृतकाल के बाद वो भी जो है उस पर भी अंकुश लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और अमृतकाल में ऐसा क्यों महसूस होता है कि जनता में कहीं ना कहीं ये भय तो भारत में दिखता है कि अगर 2024 में लोकतंत्र की लड़ाई की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है, विकल्प जो है वो कहीं नजर नहीं आता। इंडिया ब्लॉक जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, उसकी कमर तोड़ने की बात कही जा रही है कि नीतीश ने एनडीए में शामिल होकर ये हरकत कर दी है, एक पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। और बिहार से पता चलेगा कि कितना सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है इसको मजबूती मिलती है लोकसभा चुनाव के खासकर मद्देनज़र। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपका फीडबैक हमें लगातार info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर मिलता रहेगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।